पैरागोजी के क्वेश्चन जो है वो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील यानी कि सामाजिक विकास जो होता है उसके मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, जो नहीं है ना, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ा करो कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं मिस्टेक इन्हीं के अंदर करते हैं। तो कई बार क्या होता है, सही नहीं है कि बजाय जो सही होता है ना उसको ढूंढकर उस पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आंसर अपने आप नजर आ जाता है। तो इसमें ये पूछे कि कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वो हमें बताना है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को सीखना, ये तो होगा क्योंकि उसके प्रगतिशील अगर समाजीकरण का विकास करना है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके उन सामाजिक कौशलों में से भाग भी लेना पड़ेगा और उनको सीखना भी पड़ेगा। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करना, समाजीकरण सामाजिक नियम जो होते हैं हम उन्हीं को लेकर तो चलते हैं, अगर असामाजिक नियम लेकर चलेंगे या समाज के विरुद्ध चलेंगे तो वो सही नहीं होता है। तो वो भी सामाजिकता के नियम जो होते हैं उसको अधिग्रहण करना जरूरी होता है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये गलत है। ठीक है, बच्चे जो है विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं और समाज पृष्ठभूमि कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्यालय में जो बताई गई बातें उनको तो स्वीकार करते ही करते हैं, लेकिन उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि जो होती है वो भी कुछ अलग हो जाती है उसके बाद, क्योंकि विद्यालय में जो सिखाया जाता है वो समाज से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, जो आपका सिलेबस जो बनाया जाता है वो आपको शुरू शुरू में जो मैंने एएस ब्लूम के अकॉर्डिंग और इनके अकॉर्डिंग बताया था, फर्स्ट वीडियो में जब आप देखोगे, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ कि सामाजिक जो होता है, समाज जो होता है वही हमारी क्या होती है, वही हमारा सिलेबस के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो वो पृष्ठभूमि कुछ भी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही है इसके अंदर। नेक्स्ट है कि कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये तो है, स्थान होता है प्रजातंत्र के लिए, अपन हर एक चीज के बारे में पढ़ते हैं क्लास के अंदर। दीर्घकालीन स्मृति बहुत हद तक सहायक है, दीर्घकालीन स्मृति जो है वो बहुत हद तक सहायक है। अर्थपूर्व अधिगम को रटने द्वारा अधिगम को, संकलित अभ्यास को या विपरीत अभ्यास को। तो दीर्घकालीन स्मृति तो देखो, जब आप अर्थपूर्ण अधिगम करते हो, किसी चीज को अर्थ लेकर सीखते हो, उसको समझ कर याद करते हो, तो ही वो क्या कहती है, दीर्घकालीन, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर रहती है, उसी में सहायक होती है। अगर आप रटने का काम करते हो ना, तो रटा हुआ तो हमें एक दिन याद रहेगा या 2 दिन याद रहेगा, और उसमें भी अगर आप बीच में से अगर एक शब्द भूल गए ना तो आगे वाला भी सारा साफ है। समझते हो इस बात को कि क्या है, आगे वाला भी पूरा साफ होता है, रटने का तो मतलब ही नहीं है। इस तरह से संकलित अभ्यास यानी कि कुछ कुछ अभ्यास करना या थोड़ा बहुत अभ्यास करना। वितरित अभ्यास कि 2 दिन अभ्यास किया फिर नहीं किया, फिर 2-3 अभ्यास, तो वो भी मतलब नहीं, वो भी अपनी दीर्घकालीन स्मृति में नहीं रहता है। तो अभ्यास तो होता है कि लगातार अभ्यास करो। अगर आपने आज जो चीज पढ़ी है वो कल दोबारा से उसको पढ़ो, ठीक है, और उसके अंदर ऐड करके और पढ़ो, फिर अगले दिन जब पढ़ रहे हो तीसरे दिन, तो वो जो पहले दिन और दूसरे दिन पढ़ा है उसको भी फिर से अभ्यास करो, तब वो होता है दीर्घकालीन स्मृति के अंदर। लेकिन ये वितरित अभ्यास और संकलित अभ्यास होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ दिन का गैप डालकर या इस तरह से अभ्यास किया जाता है, तो वो अभ्यास जो होता है दीर्घकालीन स्मृति में सहायक नहीं होता है। तो अर्थपूर्व अधिगम जो होता है वो क्या होता है, दीर्घकालीन स्मृति में सहायक होता है। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिवृत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह मनुष्य की एक प्रकार की भावना है, यह जन्मजात नहीं होती बल्कि अर्जित की जाती है, यह परिवर्तित हो सकती है, इस पर बुरे पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिवृत्ति जो होती है उसके अंदर क्या होता है, कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, मनुष्य की एक प्रकार की भावना है, ऑफकोर्स भावना ही तो होती है अभिवृत्ति करना किसी चीज की, ठीक है, बार बार उसका अभ्यास करना या अभिवृत्ति करना, और यह जन्मजात नहीं होती, अर्जित की जाती है। ऑफकोर्स हम अर्जित ही तो करते हैं, अब परिवर्तित भी हो सकती है, अगर अर्जित कर सकते हो तो वो परिवर्तित भी हो सकती है। ठीक है, किसी चीज को आप गेन करते हो तो वो चेंज भी हो सकती है ठीक है, अगर आपने गेन किया उसके बाद आपने किसी और चीज को गेन किया तो वो चेंज भी हो सकती है। फिर इस पर बुरे पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑफकोर्स पड़ता है बुरे पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव तो आप किसी भी चीज को सीख कर देख लो, उस पर पर्यावरण का, आनुवंशिकता का, इसके अलावा परिवार का, समाज का, सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो बुरे पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, ये गलत है। फिर स्व प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से या बुद्धि से, ये स्वयं की धारणा और लोगों की धारणा से भी स्व प्रत्यय जो होता है वो विकसित होता है। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए,
छात्रों को जो चाहे करने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने दें, उन्हें नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करें। नरमी और दृढ़ता दोनों ही जरूरी है, लेकिन उनके साथ कठोर व्यवहार और दृढ़ता दोनों में फर्क है। ठीक है, कठोर व्यवहार के अंदर तो देखो बच्चों के साथ जो है वो मतलब उनको मारना या ये सब चीजें भी आ जाती है, लेकिन दृढ़ता से व्यवहार करने का अंदर ये होता है कि आप उसको कोई पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है, हल्की फुल्की पनिशमेंट दे सकते हैं और दृढ़ व्यवहार रख सकते हैं उसके साथ, और नरमी का व्यवहार भी रख सकते हैं। तो ये दोनों ही हो सकते हैं। तो भावी अनुशासन के लिए जो अध्यापक को दोनों ही चीजें रखनी पड़ती है। केवल नरमी से भी रखेंगे तो भी वो अनुशासन में नहीं रखेंगे, तो अपन को थोड़ा सा कठोर और नरम दोनों ही रहना पड़ता है। नेक्स्ट है, कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं। कुसमायोजित बालक जो है अधिकांशतः पाए जाते हैं निर्धन परिवारों से, टूटे परिवारों से, अ व ब दोनों से, अन्य से कोई नहीं। देखो निर्धन परिवार, कोई आर्थिक स्थिति जो है ना वो किसी चीज को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, ये सिर्फ कल्पना है कि आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है, क्योंकि बहुत से गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं जो साइंटिस्ट, इंजीनियर ये सब बनते हैं, तो निर्धन परिवारों का इसके अंदर कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, टूटे परिवार जो होते हैं ना, जिनके परिवारों के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े ये सब होते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, कुसमायोजित, यानी कि वो क्या होते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। समायोजन होता है एडजस्टमेंट करना, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चे कुसमायोजित हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे अलग अलग रहते हैं या हर किसी से लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही परिवार में रहे हुए होते हैं, टूटे परिवारों में, तो इस वजह से कुसमायोजित बालक पाए जाते हैं जिनके टूटे हुए परिवार होते हैं। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक है, ये एक मॉडल का नाम है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। पियाजे, ब्रूनर, आसुबेल या जॉन नीवी, तो ब्रूनर के द्वारा जो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान दिए गए हैं। फिर कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब या सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है एक निष्क्रिय एजेंसी मानी जाती है किसकी, समाजीकरण की। बाकी जगह तो क्या होता है, स्वास्थ्य क्लब है, परिवार है, इको क्लब है, यहाँ तो क्या होता है, जाकर जो है वो अपन को सब चीजें समाज के रूप में जो है प्रैक्टिकली सीखते हैं हर एक चीज को। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है वो एक निष्क्रिय एजेंसी होती है, वहां सिर्फ अपन किताबी ज्ञान के द्वारा ही समाजीकरण को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। एक शोधकर्ता के रूप में, यानी जो रिसर्च करने वाले होते हैं, उनके रूप में आप कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। देखो प्रस्ताव के अंदर सम्मिलित नहीं करेंगे। सबसे पहले देखो अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, किसी भी चीज की अगर आप खोज करते हैं ना, तो अपन को उसकी पृष्ठभूमि यानी कि पहले के जिसने खोज कर रखी है, क्या खोज की है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में आप खोज करेंगे तो पहले आपको पुरानी खोजें जो है उससे रिलेटेड वो आपको पता होनी चाहिए। अनुसंधान के उपकरण पता ही नहीं होंगे तो कैसे करोगे, ठीक है, तो ये भी सम्मिलित होगा। लेकिन इसके लिए विस्तृत व्याख्या पहले कैसे दे दोगे, खोज करने से पहले ही आप अनुसंधान के लिए विस्तृत व्याख्या पहले कैसे दी जा सकती है, वो पहले नहीं दी जा सकती। आप खोज कर लोगे उसके बाद आप विस्तृत व्याख्या दे सकते हो उसके बारे में, पहले नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो पहले वाली जो आप दोगे ना वो तो किसी और की दी हुई होगी, वही आप रिपीट कर रहे हो, तो वो तो खोज होती नहीं है। तो खोज करने के लिए क्या होता है, विस्तृत व्याख्या जो है वो खोज करने के बाद दी जाती है। तो इसको आप इसके अंदर, इसके स्टेप्स के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और अनुसंधान की परिकल्पनाएं, हाँ परिकल्पनाएं आप बना सकते हैं कि अनुसंधान से रिलेटेड ये सब हुआ था और मैं आगे जो इस खोज को लेकर जो ये कर सकता हूँ या ये करूंगा, ठीक है, योजना बनाते हैं ना, वही परिकल्पनाएं होती हैं। तो विस्तृत व्याख्या नहीं कर सकते हैं हम इसकी, तो सी ऑप्शन इसका सही है। फिर स्व प्रत्यक्षीकरण, खुद को देखना या खुद का प्रत्यक्षीकरण करना एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। स्वयं का प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। क्या विकसित होता है उससे, रुचि, बुद्धि, स्व प्रत्यय, स्वयं अनुशासन। स्वयं का अनुशासन जो होता है वो जो होता है हमारा विकसित होता है। खुद का प्रत्यक्षीकरण करना और लोगों का प्रत्यक्षीकरण, उनके दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपना जो खुद का अनुशासन होता है वो विकसित करते हैं कि हाँ हमें इस तरह से अनुशासन में रहना है। फिर है आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टांबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई। अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या सिद्धांतों का उपयोग व दत्त अवलोकन, तो ये इसका दत्त अवलोकन है। फिर है संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता होगी उनका अति प्रियकात्मक स्वभाव, यानी कि बहुत ज्यादा प्रिय,
उनका अंतर्मुखी स्वभाव, जो सिर्फ खुद के अंदर ही रहते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव होता है ना, जिनका अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो देखो अति प्रज्ञात्मक स्वभाव जो होता है ना, ये बच्चों की मुख्य विशेषता होती है संवेगात्मक रूप से। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अपन प्यार से ही समझा सकते हैं, तो इसके लिए अति प्रक्रियात्मक स्वभाव जो होता है वो इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मुख्य विशेषता होती है इनकी। नेक्स्ट, कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? चिंतन जो अनुसंधान से संबंधित, परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित वैज्ञानिक चिंतन, या ये सभी सारे के सारे ही अनुसंधान से संबंधित है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न्याय की जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। इसका आंसर है जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। जो रूढ़िवादिता होती है, पुराने समय की जो पारंपरिक बातें होती हैं, ये उसके अंदर आ जाएगा। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है? विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। छात्र असहिष्णु होते हैं, मतभेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, स्व प्रत्यय निर्माण में सहायक है। अभिक्षमता, आदत, रुचि या असंप्रत्यय। तो जो अभिक्षमता होती है, खुद के अंदर जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वही हमारे स्वयं प्रत्यय यानी कि खुद के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है। खुद के अंदर एबिलिटी होगी तो ही तो हम अपना खुद का निर्माण कर पाते हैं ना, कि जिसमें कहते हैं ना सेल्फ जो होता है, रिस्पेक्ट जो होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो उसके निर्माण में हमारी खुद की एबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभिक्षमता जो होती है वो स्व प्रत्यय के अंदर आती है। आदत से नहीं होता है, ठीक है। आदत तो खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, और रुचि भी अच्छी और गलत दोनों ही हो सकती है। और इसी तरह से असंप्रत्यय तो होते हैं, वो भी क्या होते हैं? स्व प्रत्यय का निर्माण करने में सहायक नहीं होते। तो जो अभिक्षमता होती है वो क्या होती है? हमारी रुचि। ये जो स्वयं प्रत्यय होता है, खुद का निर्माण जो होता है, उसमें सहायक होती है। बाकी के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।